फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। और इसमें देखिए नेचर में जितने भी फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड वन इज electromagnetic force, third one is strong nuclear force, and fourth one is weak nuclear force। देखिए अब तक आपने लोअर स्टैंडर्ड में बहुत सारी वैरायटीज पढ़ी होंगी फोर्सेस के बारे में, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, मस्कुलर फोर्सेस, और भी स्प्रिंग फोर्स, टेंशन इन अ स्प्रिंग, और बहुत सी वैरायटी फोर्सेस की आपने डिस्कस करी होगी। लेकिन जितने भी फोर्सेस अब तक आपने स्टडी किए हैं या पढ़े हैं या सुने हैं उनके बारे में, वो सारे फोर्सेस इन 4 मेन कैटेगरीज में क्लासिफाई हो जाते हैं। तो नेचर के अंदर मेनली 4 फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब वन बाय वन हम इन फोर्सेस को डिस्कस करेंगे और पता करेंगे कि कौन सा फोर्स कैसा है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहला आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में डिस्कस किया हुआ है। एंड द इंपॉर्टेंट लॉ अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ force of attraction between material objects। कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट है उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड दिस फोर्स इज आइडेंटिफाइड बाय द न्यूटन एंड गिव्स अ लॉ रिलेटेड टू इट दैट इज नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो न्यूटन ने क्या लॉ दिया? इफ द 2 मटेरियल ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस, इन 2 ऑब्जेक्ट हैं m1 और m2, विच इज सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस, ये 2 मटेरियल ऑब्जेक्ट हैं m1 और m2, विच आर सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स that each and every material objects attract every other particle, and that force is called force of attraction or gravitational force. The magnitude of force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them, and force is always acting along the line joining the particles। देखिए फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रहेगा। तो इस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी हमेशा इस लाइन के अलॉन्ग रहेगी, जो लाइन इन दोनों पार्टिकल को ज्वाइन कर रही है। देखिए m1 m2 को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। m1 क्या कर रहा है? m2 को अट्रैक्ट कर रहा है। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। मतलब 2 जो है वो 1 को अट्रैक्ट कर रहा है और 1 जो है वो 2 को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट हैं। तो न्यूटन्स ने क्या बोला कि ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड दोनों मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो F is directly proportional to m1 m2 by r square. As we remove the proportionality sign, we add a constant. This G is called universal gravitational constant. G को हम क्या बोलते हैं? Universal gravitational constant. And its value is constant in all over the universe. और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। कितनी होती है? 6.67 into 10 to the power minus 11
न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ये जी का वैल्यू है और पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू सेम रहती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सप्रेशन क्या आया, F इज इक्वल टू Gm1m2 बाय आर स्क्वायर। तो दैट इज अ एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आया धैर्य, मोहम्मद? तो नेचर में कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट है वो दूसरे मटेरियल ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ पुल करता है। और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ हमने डिस्कस किया था, कल भी डिस्कस किया था केमिस्ट्री के अंदर, दैट अर्थ अट्रैक्ट द एवरी ऑब्जेक्ट या पुल्स द एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो वो जो अर्थ की पुलिंग है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ है, वो भी इसी फोर्स की वजह से। किसकी वजह से? इसी फोर्स की वजह से। देखिए क्यों है, इस वजह से मैं इसको रिलेट कर रहा हूं। ग्रेविटी या फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ इज अ स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज अ स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि देखिए एक ऑब्जेक्ट आपका अर्थ हो जाएगा जिसका मास हम ले रहे हैं कैपिटल एम और रेडियस स्मॉल आर, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो उसकी सरफेस पर प्लेस्ड है जिसका मास है स्मॉल है। तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो गया, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। तो ये हो गया फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन इट्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। देखिए अर्थ क्या कर रही है, इसको अपने सेंटर की तरफ पुल कर रही है। क्या कर रही है? अपने सेंटर की तरफ पुल कर रही है। तो ये आपका फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी का एक्सप्रेशन है। अब देखिए जी क्या है, आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m क्या है, मास ऑफ अर्थ, और r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। ये सारे पैरामीटर कांस्टेंट है। तो ये जो gm बाय आर स्क्वायर हुआ ये कांस्टेंट हो जाएगा और इसकी वैल्यू होती है स्मॉल g, दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? देखिए इसमें ये जो तीन वेरिएबल मैंने लिखे हैं, कैपिटल जी, कैपिटल एम और कैपिटल आर। देखिए अर्थ का मास कांस्टेंट होता है, अर्थ का रेडियस भी कांस्टेंट होगा, और ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट होगा। तो ये तीनों टर्म आपकी कांस्टेंट हो गई। देखिए बेटा कॉल डिस्कनेक्ट हो जाए तो वापस कनेक्ट होइएगा, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक मुझे कंप्लीट करना है, तो कनेक्ट हो जाइएगा एक बार। ठीक है, तो देखिए कैपिटल जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर, तो ये तीनों टर्म आपकी कांस्टेंट है। तो इन तीनों टर्म की वैल्यू प्लेस करेंगे तो जी की वैल्यू आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्मॉल जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये स्मॉल जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम इंटू जी। एम तो ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एम इंटू जी क्या हो गया, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? So gravitational force is a first fundamental force that exists in a nature. तो अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी अट्रैक्टिव इन नेचर। ये फोर्स जो है वो कैसा होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है। सेकेंड, इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज मतलब इसकी जो एग्जिस्टेंस है बहुत लंबे डिस्टेंस तक रहती है। देखिए अर्थ जो है, अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, और अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ पुल करती है। तो इतने लॉन्ग डिस्टेंस तक भी आपका ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये कैसा फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है
इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ देखिए, ये रिलेशन दिख रहा है आपको। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। फोर्स और डिस्टेंस एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए, दो ऑब्जेक्ट नजदीक में होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता जाएगा। तो इट फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ। नेक्स्ट, इट इज अ सेंट्रल फोर्स। नाउ सेंट्रल फोर्स का क्या मतलब होता है? हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था अबाउट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, कि ग्रेविटेशनल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है, जैसे ये एक मटेरियल ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा मटेरियल ऑब्जेक्ट है, और दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फोर्स की डायरेक्शन हमेशा लाइन के अलॉन्ग होती है। जो लाइन इन दोनों पार्टिकल को ज्वाइन कर रही है, उसी लाइन के अलॉन्ग आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। दैट्स व्हाई इट इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल। सो ये कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या हुआ कि इस फोर्स की वजह से यदि आप एक पूरा राउंड ट्रिप में वर्क करेंगे, मतलब वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प से यदि आप वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो एक पूरे राउंड ट्रिप में वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो। जैसे देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे ये कैप है, कैप दिख रहा है आपको? अब इस कैप को मैंने इस हाइट से थ्रो किया, तो ग्रेविटी की वजह से नीचे जाएगा, फिर वापस इसको ऊपर की डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, उसी हाइट तक ये जब आएगा तो इस पूरे राउंड ट्रिप में जो वर्क हुआ, मतलब यहां से नीचे गया और नीचे से वापस ऊपर आया, इस पूरे राउंड ट्रिप में जो वर्क होगा वो वर्क क्या होगा? जीरो होगा। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। Force is said to be conservative if the work done by that force in a round trip is zero. राउंड ट्रिप में यदि उस फोर्स की वजह से वर्क डन यदि जीरो होता है तो वो फोर्स क्या बोला जाता है? कंजर्वेटिव फोर्स। आया समझ में? और लास्ट पॉइंट है, इट इज अ वीकेस्ट फोर्स एग्जिस्ट इन अ नेचर। फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस, चार फोर्सेस नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, तो उन फोर्सेस में सबसे वीकेस्ट फोर्स आपका कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। जो चार फोर्सेस हमने डिस्कस किए, उसमें से सबसे वीकेस्ट फोर्स आपका कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इज इट क्लियर? ऑल दीज प्रॉपर्टीज अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स क्लियर है? ठीक है? एनी डाउट इन दैट पार्ट? So next force is electromagnetic force. So electromagnetic force consists of two different forces. One is electric force and second one is magnetic force. So इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टैटिक चार्जेस, टू स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस। दो पॉइंट चार्जेस हैं जो एक दूसरे के साथ या एक दूसरे से फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेट है। ये फाइनाइट डिस्टेंस आपकी क्या है? आर। क्या है? आर। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है?
इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड रहता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और ये जो फोर्स होता है अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। मतलब यदि दो चार्जेस सेम पोलैरिटी के हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और दोनों इलेक्ट्रिक चार्जेस अपोजिट पोलैरिटी के हैं देन बोथ विल अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे मैंने बोला कि दोनों अपोजिट पोलैरिटी के हैं तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे इस तरीके से, और एक दोनों अपोजिट पोलैरिटी के हैं, सॉरी सेम पोलैरिटी के हैं तो इस दूसरे से एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बट फोर्स की डायरेक्शन अभी भी क्या है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज पार्टिकल। इसी लाइन के अलोंग ही है फोर्स की डायरेक्शन। और दूसरा फोर्स आता है मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और repulsion between two poles of a magnet। मैग्नेट के जो दो पोल्स हैं उन दोनों पोल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एग्जिस्ट करता है वो आपका क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक फोर्स। जैसे ये दो मैग्नेट लिए मैंने, ये इसका नॉर्थ और ये साउथ पोल, और दूसरे मैग्नेट का ये नॉर्थ और ये साउथ पोल। तो दो पोल्स के बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्शन, यहां भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो फोर्स हुआ दैट फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इज इट क्लियर? कौन सा? हाँ बोलिए। पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल करेगा बेटा, सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं बेटा, और अपोजिट चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो अट्रैक्ट हो गए। जैसे देखिए यहां मैंने दोनों एक दूसरे की तरफ बनाया, फोर्स की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे की तरफ बनाई है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये दोनों बाहर की तरफ एरो बनाए हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे और सेम चार्जेस, अपोजिट चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और सिमिलर चार्जेस रिपेल करेंगे। उसी तरीके से मैग्नेट के अंदर भी है, नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल करेंगे, साउथ और साउथ रिपेल करेंगे, बट नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये मैग्नीट्यूड है, ये दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड है। एक का चार्ज का मैग्नीट्यूड Q1 है और एक चार्ज का मैग्नीट्यूड Q2 है, और उनके बीच का सेपरेशन R है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। देखिए हर एक फोर्स का एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो ये सारे मैग्नीट्यूड्स भी डिस्कस हम लोग करेंगे एक एक करके। आया समझ में? ये फोर्सेस अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों तरीके का होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स सिंपल अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों है। आया समझ में? कृष्णा समझ में आया बेटा? ठीक है। अब देखिए किस तरीके के फोर्सेस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में क्लासिफाई करते हैं। जैसे देखिए मैंने ये बोला कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, या मैग्नेट के दो पोल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स इज कलेक्टिवली नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब मैं कुछ ऐसे फोर्सेस के आपको एग्जांपल बता रहा हूं जिनको प्रैक्टिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। पहला एग्जांपल, जैसे मैं देखिए एक ये आपका एक फ्लोर है, इस फ्लोर पे मैंने दो ऑब्जेक्ट रखे, यानी एक ऑब्जेक्ट रखा। तो देखिए जैसे ये डस्टर है, इस डस्टर पे मैंने ये पेन रख दिया। दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है। जैसे ये आपका डस्टर है और उसके ऊपर मैंने ये पेन रख दिया, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, तो दोनों कांटेक्ट फोर्सेस, यानी ये इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और ये
फ्लोर इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, तो इस फोर्स को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स आपका किस कैटेगरी में आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर आता है। फिर दूसरा एग्जांपल, व्हेन वी कनेक्ट अ ऑब्जेक्ट थ्रू अ स्ट्रिंग, जैसे ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग से हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट कनेक्ट कर दिया। अब ये ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रिंग को अपनी तरफ पुल करेगा और स्ट्रिंग जो है वो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करेगी। तो अभी इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे इसको हम बोलते हैं टेंशन इन अ स्ट्रिंग, तो ये भी आपका क्या है, एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फिर एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग से हमने ऑब्जेक्ट कनेक्ट किया, तो स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स क्रिएट हुआ, स्प्रिंग फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भाई ये कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गए, क्योंकि सर ने तो बोला था कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब दो चार्जेस के बीच में या फिर दो मैग्नेट के पोल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स लगता है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। ये कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गए? तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों है? क्योंकि देखिए मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एटम, और एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखिए जब मैं इस ऑब्जेक्ट को इस फ्लोर पर प्लेस कर रहा हूं, तो इस ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स और इस फ्लोर के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, और वो जो इंटरेक्शन होगा वो प्योरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा। इस ऑब्जेक्ट के पार्टिकल और इस स्प्रिंग के पार्टिकल्स ये दोनों एक दूसरे पर इंटरेक्शंस कर रहे हैं, तो वो इंटरेक्शन आपका क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा। ये बहुत ही मतलब माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन है। फिर स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग के जो पार्टिकल्स हैं और इस ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, और ये इंटरेक्शंस आपके जनरली ये फोर्सेस क्रिएट करते हैं, जैसे टेंशन इन अ स्ट्रिंग, स्प्रिंग फोर्स, या फिर हमने ये जो बोला कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये सारे आपके क्या हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इज इट क्लियर? आया समझ में? अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए डिस्कस करी थी। कुछ 5-6 प्रॉपर्टी है ऐसी, एक जैसी सिमिलर उसकी जैसी है। पहला प्रॉपर्टी है कि इट इज अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर। सेकेंड पॉइंट, इट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये भी क्या करता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करेगा। चार्जेस के बीच में या मैग्नेट के पोल्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगी तो आपका क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन उस अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। इज इट क्लियर? फिर नेक्स्ट है कि इट इज सेंट्रल फोर्स। कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स है। ये भी एक तरीके का सेंट्रल फोर्स है, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन हमेशा लाइन अलोंग द लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल्स। फिर इट इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज ऑल्सो अ लॉन्ग रेंज फोर्स। एंड सिक्स्थ प्रॉपर्टी की स्ट्रेंथ वाइज जो है, यदि हम 4 फोर्सेस बोल रहे हैं नेचर के अंदर, तो सबसे स्ट्रांग फोर्स होता है, सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्स होता है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, और जो सेकेंड स्ट्रेंथ वाइज सबसे सेकेंड जो फोर्स एग्जिस्ट करता है वो आपका होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो स्ट्रेंथ वाइज it is second in position.
सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद सेकेंड स्ट्रॉन्ग फोर्स जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड पोजीशन पे होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स और फोर्थ पोजीशन पे होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स है और ये स्ट्रेंथ वाइज सेकेंड पोजीशन पे एग्जिस्ट करता है। इज इट क्लियर? सारी प्रॉपर्टीज समझ में आई? इज एनी डाउट?